हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस की। आगे बढ़ें उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए, क्लैट यूजी 2025 के लिए हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। आप एप्लीकेशन हमारी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इन कोर्सेज की डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डेमो क्लासेस भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप हमारी टीम से इन कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़ डिस्कशन को। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक आर्टिकल आया हुआ है। द आर्टिकल इज पुतिन ऑर्डर्स सीज फायर फॉर 36 आवर्स इन यूक्रेन। तो ऐसा क्यों किया है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने? तो इसके पीछे कारण जो है वो ये है कि रशिया का ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस हॉलीडे है, वीकेंड फॉर द रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस हॉलीडे, जो इनकी ऑर्थोडॉक्स चर्च के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये एक ऑर्डर आया है कि भैया ये सीज फायर कर दो, जिसके चलते हुए 36 आवर्स का यहाँ पे सीज फायर किया गया है रशिया के द्वारा। एग्जाम में इससे कुछ क्वेश्चन आए नहीं है, ऐसे कोई चांसेस नहीं है, बट हाँ ऐसे समय में आप कर क्या सकते हो, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। रशिया यूक्रेन का वॉर कैसे शुरू हुआ, क्या थी पूरी कहानी, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है, ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है गाइस, ये कौन से दो जगहों को कनेक्ट करती है? आई वांट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे सीज फायर का बेसिकली मतलब ही होता है कि अभी कोई भी गोलियां, बारूद, रॉकेट, मिसाइल्स कुछ भी रशिया के द्वारा नहीं किया जाएगा फॉर 36 आवर। यहाँ पे देखिए आज एक एडिटोरियल आया है रिगार्डिंग हेट स्पीच। आपको याद होगा कल भी मैंने आपसे कहा था कि भाई हेट स्पीच के ऊपर ना मामला अभी चल रहा है। कोर्ट ने फ्री स्पीच जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं उसके ऊपर एक अपना वर्डिक्ट दिया है, तो वो कनेक्ट करते हैं हम हेट स्पीच से और देखते हैं कि क्या है मामला। एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं इसमें यहाँ पे ऐड करना भूल गया, मैं कल उसको कर दूंगा, कल के सेशन में ध्यान से कर दूंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट आई है इसमें कितने जजेस की बेंच थी और क्या केस का नाम था। ठीक है, ये दोनों चीज आप लोग खुद से भी नोट डाउन कर लेना, बाकी कल मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जानो कि हेट स्पीच क्या होता है। हेट स्पीच देखो, हमारे एक मैं लेमन लैंग्वेज में आपको अगर समझाऊं तो आप ये समझ लो कि किसी को कुछ इस तरीके से बोलना जिससे कि वो बुरा फील करे। दूसरा कि ये हेट स्पीच जो है ये वायलेंस का रूप ले सकती है, किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करना, किसी के कल्चरल सेंटीमेंट को हर्ट करना। तो ये सारी चीजें जो है ना ये काइंड ऑफ हेट स्पीच में आ जाती हैं। लीगल प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के तहत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या राइट देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे ये राइट देता है कि मैं यहाँ पे अपनी बातों को रख सकता हूँ, लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे ये राइट देता है कि मैं आप लोगों को अब्यूज कर सकता हूँ? नहीं, वो 19 सब क्लॉज 2 में प्रोहिबिट है। इसके बाद सेक्शन 153 सब क्लॉज ए ऑफ आईपीसी जो है ये बात करता है प्रमोशन अगर आप करोगे एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा, आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब आपने कुछ ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से ये हो जाए, तो सेक्शन 153 सब क्लॉज बी ऑफ आईपीसी जो है वो ये भी कहता है कि आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी जो देश की यूनिटी पे खतरा है, तो भी आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये डायरेक्टली कोई प्रोविजंस नहीं है, इनडायरेक्टली है। हेट स्पीच को लेके कोई खास कानून आया नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत बार कुछ ऐसी बातें बोल के बच जाते हैं, क्योंकि देयर आर लूपहोल्स। डायरेक्टली कोई हेट स्पीच को रेगुलेट करने के लिए लॉ अभी हमारे देश में नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 295 सब क्लॉज ए ऑफ आईपीसी जो है, ये भी कहीं ना कहीं हेट स्पीच जैसी चीजों को रोकता है। ये बात करता है अगर आप डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट करेंगे जिसका पर्पस ये होगा कि आप जो है आउटरीच करें रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास, बाय आप उसकी इंसल्ट करें, उसके रिलीजियस बिलीफ को उल्टा बोलें, तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है।
अब आप बहुत बार ऐसे सोच रहे हो कि सर यार तो कितने लोग करते हैं, लेकिन उनको सजा तो हुई नहीं, हम तो अभी भी उनको देख रहे हैं, मोस्टली पॉलिटिशियंस की बात हो रही है। सेक्शन 505 सब क्लॉज 2 ऑफ आईपीसी जो है, इट ऑल्सो पनिशेस स्टेटमेंट क्रिएटिंग ऑन प्रमोटिंग एनिमिटी, दुश्मनी, हेट्रेड और इलविल बिटवीन क्लासेस। यहां भी 3 साल तक की सजा है, आप देख रहे हो मैक्सिमम 3 साल तक की सजा है। सेक्शन 123 सब क्लॉज 3A एंड 125 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इट बार्स प्रमोशन ऑफ हेट्रेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप इलेक्टोरल प्रैक्टिस के करप्ट प्रैक्टिसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें चले जाओगे, फिर जो उसकी पनिशमेंट्स होती हैं वो आपको मिलेंगी। सेक्शन 8 ऑफ आरपीए एक्ट 1951 ये भी कहता है कि भैया कोई बंदा अगर कन्विक्टेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन करने के लिए, तो ही विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, ही कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं अभी हमारे देश में जो हेट स्पीच के लिए हैं, लेकिन कहीं भी आपने कोई डायरेक्ट प्रोविजन अभी तक नहीं देखा। ये सब इनडायरेक्ट प्रोविजंस हैं जो हम देख रहे हैं। देखो, अगर हम लॉ कमीशन की बात करें तो हमारी जो लॉ कमीशन है गाइस, उन्होंने अपनी 267th रिपोर्ट के अंदर ये कहा था कि इंडिया के अंदर जो है ना 2 लॉ इंसर्ट करने चाहिए आईपीसी के अंदर। पहला है सेक्शन 153 सब क्लॉज सी और दूसरा है सेक्शन 505 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज नहीं, सेक्शन 505 ए, सेक्शन 153 सी। सब क्लॉज क्या होता है? जैसे मैंने बोला सेक्शन 2, सब क्लॉज 2 मतलब सेक्शन 2 में दूसरा पॉइंट जो होगा वो है। यहां पे तो डायरेक्ट इंसर्ट कर रहा था इसलिए सब क्लॉज नहीं होगा। तो सेक्शन 153 सी कवर्स क्राइम्स कमिट, ये है नहीं, ये कहा गया था 267th रिपोर्ट में लॉ कमीशन के द्वारा कि भैया डाल दो। ये क्या कहता है? ये कहता है कि क्राइम्स कमिटेड व्हेन समवन थ्रेटन्स समवन विथ रिमार्क मीन्ड टू इंसाइट फियर, हेट्रेड, वायलेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर। तो मोस्टली पॉलिटिशियंस इसमें बाहर हो जाते सारे। सेक्शन 505A भी कहता है कि भैया ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे अगर आप इंसाइट करोगे फियर, अलार्म और वायलेंस ऑफ अ क्राइम तो भी आप पनिशेबल होगे। बट ये ठंडे बस्ते में है, ये सजेस्ट हुआ था बट इस पर अभी कुछ हुआ तो नहीं है। कुछ सुप्रीम कोर्ट पे केसेस हैं, हमारे देश के कुछ कोर्ट्स के अंदर केसेस हैं हेट स्पीच से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए इन केसेस के बारे में जानते हैं। एक बहुत ही फेमस केस है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है, इस पे मामला आया था। ये कहा गया था क्या फ्री स्पीच एक्सप्रेशन गारंटीड बाय आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसकी लिमिट क्या है, ये कहां तक जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये बात बोली कि भैया इंसाइटमेंट करना ना ये अलग बात है और कोई चीज पे अपना ओपिनियन रखना वो अलग बात है। मतलब ये जो आर्टिकल है ना वो ये बात भी करता है कि भाई आप अपने बातों को रख सकते हो, लेकिन अगर आप उससे कुछ उसका दुरुपयोग करोगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायी है। अरूप भुवन वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में भी ये भी कहा गया था कि भैया सिर्फ एक्ट कैन नॉट बी पनिश्ड अनलेस एन इंडिविजुअल रिसोर्टेड टू वायलेंस और इंसाइटिंग एनी अदर पर्सन टू वायलेंस। फिर एस रांगरंजन एक्सेट्रा वर्सेस जगजीवन राम, इस केस के अंदर भी कुछ ऐसी ही बात कही गई थी, ठीक है। तो ये हमने जाना हेट स्पीच के बारे में। अब अगली न्यूज जो है ना ये जापान की है। जापान में क्या हो रहा है? जापान में टोक्यो के अंदर अभी बड़ा बवाल चल रहा है। वैसे भी आपको पता है कि टोक्यो में काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो जापान ने, पहले मैं आपको उसको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो उन्होंने एक स्कीम चलाई है कि भाई तुम टोक्यो से बाहर जाओगे तो हम तुमको पैसा देंगे। ऐसा क्यों किया है एक बात देख लेते हैं। भाई ये कोई जगह है, ठीक है, इसमें ना सिर्फ यहीं पे सारे लोग बसते जा रहे हैं और इधर इधर खाली होता जा रहा है, ना यहाँ डेवलपमेंट है ना कुछ है, बस यही सब हो रहा है। तो अब इनको इधर मूव कर लें, इसके लिए पैसा दिया जा रहा है और इसीलिए न्यूज है। क्या है? जापान विल पे अप टू 1 मिलियन येन। 1 मिलियन येन को अगर हम इंडिया के करेंसी में कन्वर्ट करें तो 6 लाख रुपीज हर फैमिली को अकॉर्डिंग टू जितने उनके घर में चाइल्ड होंगे, इफ दे मूव आउट ऑफ द टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया। इससे क्या होगा, क्योंकि रूरल से सब अर्बन की तरफ मूव कर रहे हैं तो वापस अर्बन से थोड़ा सा रूरल की तरफ लोग जाएं और उन जगहों पे भी डेवलपमेंट हो। तो ये हमने यहां पे जाना। इसके बाद इजरायली फोर्स किल पैलेस्टीन बॉय इन वेस्ट बैंक नबुलास अमिड क्लैशेस।
इजराइल पैलेस्टीन इशू मैंने डिटेल में आई थिंक आज से 2 दिन पहले डिस्कस किया है, और अब आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई इजराइल पैलेस्टीन का ये मामला क्या है जो हम काफ़ी बार सुनते हैं। तो आज ना हम यही देखने वाले हैं कि अभी हुआ क्या है, फिर क्लैश हुई है और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, बेलारूस नोबेल प्राइज विनर एलेस बिलेंस्की गोज ऑन ट्रायल। ये हैं, ये नोबेल प्राइज विनर हैं एलेस बिलेंस्की। ये अपने नोट्स में ये चीज जरूर नोट कर लेना कि इनको किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आई थिंक पीस होगा, पर चेक कर लेना। क्लैम डाउन ऑन इनको क्यों कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ कुछ चीजें करी थी। ठीक है, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकान्स्को, उनके अगेंस्ट में इन्होंने काफी सारी चीजें मतलब उनकी पॉलिसीज एंड इनके चक्कर में बवाल किया था। ठीक है, म्यांमार जनता हिट आउट एट क्रिटिक्स थैंक्स नेबर्स फॉर हेल्प। ये द प्रिंट से मैंने आज लिया है, द हिंदू में कुछ ज्यादा खास आर्टिकल्स थे नहीं तो वो पीछे हमने कर लिए हैं। ये द प्रिंट न्यूज़पेपर से मैंने आर्टिकल लिया है। म्यांमार में क्या चल रहा है, म्यांमार की कहानी सारी डिटेल में अभी हम जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो म्यांमार का नक्शा देखो, ये क्या है आपका, ये है आपका म्यांमार। लेट मी टेक सम अदर पेन जिससे आपको दिखे अच्छे से। ये क्या है गाइस आपका, ये है आपका म्यांमार। जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई थिंक कुछ वीडियो का आपको इशू आ रहा होगा तो मैं इसको सही करता हूं, एक सेकेंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको सही कर दूंगा, फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी। देखो सुबह सुबह क्या होता है ना, ऑफिस के अंदर टेक्निकल टीम भी नहीं आती है। अब जब टेक्निकल टीम नहीं आती है तो ये सारी सेटअप जो है मुझे ही करना पड़ता है। ऑफिस टाइमिंग जो है ना हमारी वो 11 बजे से लेके 8 बजे तक है, तो ये वाली समस्या है। बट अब आई थिंक आप लोगों को वीडियो दिख रही होगी, है ना? तो एम आई विजिबल, या ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस म्यांमार के बारे में। म्यांमार को पहले क्या कहा जाता था बताओ? आपने एक गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया टेलीफोन। वो रंगून कहाँ था? वो म्यांमार में ही था। आपको ये भी पता होगा कि जो मुगल रूलर थे, बहादुर शाह जफर सेकंड, जो लास्ट मुगल रूलर थे, उनको भी रंगून में एक बहुत फेमस जेल थी ब्रिटिशर्स की, वहां पे भेज दिया गया था। तो ये म्यांमार वही है जिसको हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे। इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे, कहानी भी जानेंगे, क्या था म्यांमार का पूरा कॉन्सेप्ट। तो देखो ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ये देखो अपना प्यारा भारत है, ठीक है, और अपने प्यारे भारत का जस्ट पड़ोसी देश है क्या? म्यांमार। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों बताया है इसके बारे में हम अभी समझेंगे। ठीक है, पहले थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार की कहानी जो है ना वो ये है कि भाई जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होता था, म्यांमार भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होता था। तो 19th सेंचुरी में म्यांमार या फिर उस समय के बर्मा को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था। पहले तो देखो इसको इंडिया के साथ ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट बनाते थे, बट 1937 में म्यांमार को ब्रिटिशर्स ने इंडिया से अलग कर दिया था। 1948 में, जब 1947 में हम आजाद हुए, 1948 में म्यांमार को भी आजादी मिल गई ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी से इनको भी आजादी मिल गई। बट हुआ क्या, बहुत सारे ना एथनिकल ग्रुप्स रहते थे म्यांमार में, मतलब अलग अलग ट्राइब्स रहती थी। तो जब इनको आज़ादी मिली ना तो सभी लोग पावर के लिए लड़ने लग गए आपस में कि हम बनेंगे, हम करेंगे, हमारी सरकार रहेगी, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन जब भी देखो इस तरीके की कोई चीज़ होती है ना, इसका सबसे ज़्यादा फायदा वहाँ की आर्मी उठाती है। तो अब क्या हुआ, जब ये चीज़ हुई तो 1962 में मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया और कोई डेमोक्रेसी नहीं। उन्होंने कहा भैया हम यहाँ पे अब हम राज करेंगे। ठीक है, जब 1948 में आजादी मिली थी तो इन्होंने अपना नाम रख दिया था क्या? यूनियन ऑफ बर्मा। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब 1962 में मिलिट्री ने कंट्रोल ले लिया तो मिलिट्री ने जो है चीजों को अपने अंडर में ले लिया और ऑफिशियल नेम जो है 1974 में, फिर देखो हुआ क्या कि सत्ता पलट हुई, बीच में फिर डेमोक्रेसी आई, इस तरीके की चीजें होती रही।
तो बीच में फिर 1974 में इनका नाम रख दिया गया सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ बर्मा। सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक का बेसिक मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है कि सभी को इक्वल है, डेमोक्रेसी है, प्रॉपर ये चीजें हैं। बट देन 1988 में म्यांमार की आर्म फोर्स फिर से कंट्रोल ले लेती है, पावर ले लेती है और नाम वापस से चेंज करके इसका यूनियन ऑफ बर्मा कर दिया जाता है। फिर आफ्टर 1 ईयर जनता सरकार जो है, जनता मतलब मिलिट्री जो सरकार है, वो इसका नाम बदल के यूनियन ऑफ म्यांमार कर देती है। बर्मा और म्यांमार दोनों का ही नाम मीनिंग सेम है। आई थिंक ये उनके जो लैंग्वेजेस है ना वहां पे उसके बेसिस पे रखा गया है। इसको थोड़ा सा देख लेना कि क्यों रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या है? देखो आगे की कहानी ये है कि भाई वहां पे ऑन्ग सुन सुई जी का आपने नाम सुना होगा। तो जो ऑन्ग सुन जी जो थी, इन्होंने 80s के लेट 80s में डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और उनके अलावा बहुत सारे लोगों ने डेमोक्रेसी की आवाज उठानी शुरू कर दी। बट वहां की जो मिलिट्री थी उन्होंने चीजों को अपने कंट्रोल में रख रखा था। फाइनली जो है मिलिट्री ने थोड़ा सा हथियार टेका, कब? 2008 में। और 2008 में म्यांमार को पहली बार मिलता है गाइस क्या? वहां का कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना वहां की आर्मी खेल खेल देती है। क्या खेल खेलती है? वहां की आर्मी ये कहती है कि पार्लियामेंट के अंदर 25% सीट्स जो है ना वो रिजर्व रहेंगी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पहली चीज। और दूसरी वहां की आर्मी जो है वो ये करती है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसका स्पाउस फॉरेनर है, ही कैन नॉट बी हेड ऑफ द कंट्री। ये किसके लिए किया गया था? ये ऑन्ग सुन सुई जी के लिए किया गया था, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो फॉरेनर थे। इसके वजह से ऑन्ग सुन सुई जी जो हैं वो कभी भी उस देश की हेड नहीं बन पा सकती थी 2008 के इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज के द्वारा। लेकिन नॉमिनल हेड तो बन सकती थी ना, जैसे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पढ़ा ही होगा आपने। तो नॉमिनल हेड मतलब समझ रहे हो कि भाई पार्टी उनकी जीतेगी, कोई और बंदा बन जाएगा, लेकिन काम तो उनके हिसाब से चलेगा। तो 2008 के बाद जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आया तो 2015 में ऑन्ग सुन सुई जी जो हैं अच्छी खासी बहुमत से उनकी सरकार आती है। बट 25% सीट्स जो हैं रिजर्व रहती हैं आर्मी के द्वारा। वहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन है वो आर्मी के द्वारा ही बैक करी जाती है। फिर 2020 में फिर इलेक्शन होता है। 2020 में ऑन्ग सुन जी जो हैं ये और बहुमत के साथ सरकार में आती हैं। अब ना मिलिट्री को डर था, मिलिट्री को ये डर था कि भैया ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ना ले आए और ये जो 25% सीट्स हमने हमारे लिए रखी हुई है ना इसको खत्म कर दें। जिसके चलते हुए मिलिट्री ने वहां पे कहा कि भैया रिगिंग इन द इलेक्शन हुआ है, चीटिंग हुई है, और ये जो वोटिंग पूरा था खत्म खारिज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि भैया उनकी जो मिलिट्री जनता सरकार थी उन्होंने कहा हम फ्यूचर में इलेक्शन कराएंगे बहुत जल्दी। उसके बाद और भी चीजें हुई। ऑन्ग सुन सुई जी या फिर उनके और भी जो सपोर्टर्स थे, जो और भी लीडर्स थे, उन सबको काफी सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। सब पे अलग अलग चार्जेस लगाए गए, और यही सब अभी म्यांमार में कहानी चल रही है। अब आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि सर इसमें इंडिया का क्या कहना है, इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है? तो देखो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना। 1990s तक ना इंडिया म्यांमार के साथ कोई रिलेशन ज्यादा रखता नहीं था। इंडिया का ये कहना था भैया तुम डेमोक्रेसी लाओगे तभी हम संपर्क रखेंगे, जनता सरकार से हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है ना कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारे मिलिटेंट्स हैं, काफी सारी इंसर्जेंसीज हैं। वहां पे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो वायलेंस और इस तरीके की चीजें करते हैं। तो होता क्या था कि वो लोग यहाँ पे ये चीज करके म्यांमार में भाग जाते थे, ठीक है। अब इंडिया का कंट्रोल तो यहां तक होता था, यहां पकड़ नहीं पाते थे। तो म्यांमार की हमें नीड फील होने लगी और 90s के बाद हमारी सरकार ने उनसे रिलेशन सही करने शुरू कर दिए। अब इसीलिए इंडिया डायरेक्टली मिलिट्री रूल के अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि म्यांमार की आर्मी इंडिया की काफी मदद करती है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इंसर्जेंसीज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये चीज है, इसीलिए डायरेक्टली ओपनली इंडिया इस पर कुछ बोलता नहीं है। तो ये चीज थी, एंड आई होप आपको ये चीज क्लियर यहाँ पे हो गई होगी म्यांमार की, ठीक है। तो यही था हमारा आज का सेशन। हमने यहाँ पे आज 2 आर्टिकल बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। एक है हेट स्पीच के बारे में, लीगल प्रोविजंस, केस लॉज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और दूसरा हमने म्यांमार की पूरी क्राइसिस को समझा है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो करना क्या है, हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मंडे टू सैटरडे ये सेशन आपको डेली मिलेगा। मेक योर नोट्स, take as much as possible advantage from this. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.